हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों देखिए, भाग 10 है हमारा। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। देखिए, इससे पहले स्वर और व्यंजन हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। और देखिए, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीधे संज्ञा पर बात करेंगे। अब जो हमारे स्वर और व्यंजन के एमसीक्यूज है दोस्तों, उसके लिए हम अलग से यहाँ पर सीरीज चलाएंगे। जैसी हमारी सीरीजें यहाँ पर चलती हैं तो उसमें उन हम क्वेश्चनों को कंप्लीट वहाँ पर कर देंगे। तो दोस्तों, जिसने भी इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं वो देख लें, तभी आगे बढ़ें, तभी वो लोग पीछे के भाग को देखें जो हमारी सीरीजें चल रही हैं। वरना कोई फ़ायदा दोस्तों होगा नहीं, जिसने भी हिंदी के पहले के भाग नहीं देखे हैं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें जो भी नए लोग हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण भाग 10 संज्ञा को। देखिए दोस्तों, संज्ञा संज्ञा दोस्तों क्या है। देखिए, संज्ञा दोस्तों अगर मैं आपसे एक आसान से शब्द में कहूँ तो संज्ञा दोस्तों हमारा एक नाम है। चाहे वो किसी का भी नाम हो, इस धरती पर जो भी हमारा है, वो चाहे चाहे आसमान में हो चाहे धरती में हो, वो हमारा एक दोस्तों संज्ञा है। तो लिखा भी हुई है कि संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है हमारा नाम। क्या है संज्ञा? संज्ञा दोस्तों हमारा सम्यक ज्ञान कराने वाला है। अगर हम किसी का नाम लेंगे तो हम पहचान जाएंगे ना कि भाई ये चीज़ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वही दोस्तों संज्ञा है। जब परिभाषा हम देखते हैं तो परिभाषा में लिखा दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। देखिए, संज्ञा दोस्तों हमारा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द दोस्तों वो होते हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो लिखा भी है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, विकारी शब्द अविकारी शब्द होते हैं, जानेंगे। फिलहाल हम संज्ञा को ही जानें। सिर्फ संज्ञा दोस्तों हमारा विकारी शब्द है, आप इतना फिलहाल जान लो। संज्ञा के दोस्तों भेद और प्रकार। संज्ञा के भेद और प्रकार। संज्ञा के भेद को लेकर दोस्तों व्याकरण, जो हमारे व्याकरण गाता है, जो ज्ञाता है दोस्तों, उनमें भी हमारा एक मत नहीं है। क्यों एक मत नहीं है? क्योंकि अधिकांश दोस्तों जो व्याकरण हमारे ज्ञाता है वो संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, और अधिकांश दोस्तों हमारे वो 3 मानते हैं। और जो दोस्तों 3 मानते हैं ना, जो हमारे संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक शब्दों को जातिवाचक के अंतर्गत ही रख देते हैं। इसीलिए कहते हैं वो 3 भेद हैं, और जो कहते हैं कि 5 भेद हैं वो उनको सबको अलग अलग मानते हैं। देखिए, संज्ञा संज्ञा दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पर देखा, संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये दोस्तों हमारे 5 भेद हैं। अब हम जब बात करते हैं कि संज्ञा इस प्रकार, देखिए इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं। आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद आप लोग कर लेना: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब जानिए दोस्तों एक एक को अच्छे से। देखिए, जब हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारे कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं सुनील, दोस्तों एक व्यक्ति है। भारत हमारा एक देश है, तो एक नाम है ना। उत्तर हमारी दिशा है, तो एक हमारी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और भारतीय दोस्तों राष्ट्रीय जाति। अब दोस्तों ये तो जातिवाचक मानना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत में निवास करने वाले भारतीयों की। और अगला है साइकिल, क्योंकि देखिए भारतीय, अमेरिकी है, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन अलग अलग हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर आएगा भारतीय हमारा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। साइकिल देखिए वस्तु है ना, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, काला सागर, रामचरितमानस, देवनागरी लिपि और होली, दीपावली, ये सभी हमारे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार हैं। देखिए, उपयुक्त सभी किसी एक का ही बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। नोट आपको दिया गया, देखिए, कोई व्यक्ति एवं वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एवं एक वस्तु का बोध कराता है। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो ये शब्द समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगते हैं। तो ध्यान देना। देखिए, लिखा भी है कि ध्यान दें, दिशाओं के नाम। देखिए, आराम से आप लोग पढ़ते रहें इन चीज़ को। दिशाओं के नाम, देशों के नाम, भारत हो, पाकिस्तान हो, या समुद्रों के नाम, चाहे काला सागर हो चाहे भूमध्य सागर हो, पुस्तक के नाम एवं समाचार पत्रों के नाम, चाहे वो रामायण हो हमारा, चाहे वो दैनिक जागरण हो। पर्वतों के नाम, देखिए हिमालय हो, काराकोरम हो, या दिनों या महीनों के नाम, सोमवार हो या हमारा जनवरी फरवरी हो। ऐतिहासिक युद्धों एवं राष्ट्रीय घटनाओं के नाम,
बक्सर का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन या नमक सत्याग्रह आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ये दोस्तों ये सभी चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। देखिए जाति, जो जिसकी जाति बता दें, जिन संज्ञा शब्दों में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा दोस्तों कहते हैं। जैसे लड़का, क्योंकि दोस्तों हम एक के लिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वकील हो, नदी हो। देखिए नदी, वहाँ पर गंगा था दोस्तों, क्योंकि गंगा दोस्तों एक लड़की का नाम भी हो सकता है, वहाँ पर गंगा हमारी नदी का नाम भी हो सकता था, इसीलिए दोस्तों गंगा को व्यक्तिवाचक में यहाँ पर रखा गया था। और मनुष्य, कुत्ता, गाय, गाय हो, गांव हो, बकरी हो, नगर हो, पर्वत हो, सुंदर हो, गरीब हो, पहाड़ हो, घर हो, लकड़ी, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप आदि, ये सभी दोस्तों हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उपयुक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे लड़का, वकील, भूकंप आदि का नाम लेने पर ये किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ध्यान दें दोस्तों, क्या ध्यान देना है कि प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, आप ये तो नोट कर लो। देखिए प्रशासनिक हो या राजनीतिक पदों के नाम हो, या व्यवसाय के नाम हो, या पशु पक्षियों के नाम हो, या वस्तुओं के नाम हो, या प्राकृतिक आपदाओं के नाम हो, एवं तत्वों के नाम हो, मनुष्य जाति के प्रयुक्त नाम आदि, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपसे तो सीधे सीधा पूछा जाएगा प्रश्न कि जातिवाचक एवं राजनीतिक पदों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान देना ये सभी हमारे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। देखिए जहाँ पर हमें भाव आए, कैसा भाव, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण हो, धर्म हो, दशा हो या आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण है दोस्तों वह जातिवाचक संज्ञा हो या सर्वनाम हो या भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो होता है दोस्तों वह जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। अभी डिटेल से हम इसको बाद में पढ़ेंगे। जैसे देखिए बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, देखिए सब पापा जोड़ने पर आपको देखो भाव आ गया ना, ठीक। देखिए बचपन हो गया, मिठास हो गया, लंबाई हो गया, क्रोध हो गया। आपको देखिए क्रोध आपका दोस्तों भाव है। आपको गुस्सा आता है कभी कोई वीडियो देखने पर, जब वीडियो अच्छी नहीं बनती तो ना, तो वो दोस्तों हमारा एक भाववाचक है। शौर्य हो, चौड़ाई हो, गर्मी हो, ठंडी हो, देखिए धार्मिक हो, धैर्य हो, निस्तत्व, ममतत्व, ममतत्व का मतलब तो ममता से होता है, बंधुत्व, सामीप्य, शाबाशी, नैकट्य, चतुराई, अपनापन मतलब अपनाव जब होता है, मनुष्यता, पंडित्य, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, फिसलन, ये सभी दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो हमारे भाववाचक संज्ञा हमें प्रदान करते हैं। अब देखिए अगला कि समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक एवं समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुंज हो गया या सभा हो गई। देखिए सभा में बहुत सारे लोग होते हैं तो हमारा समूहवाचक हो गया। परिषद, बात है कि कक्षा ले लो, आप सेना ले लो, मंत्री परिषद ले लो। आप देखो सिर्फ एक मंत्री लेते तो वहाँ पर अलग चीज़, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, भीड़, दल, गिरोह, पुंज मतलब प्रकाश पुंज की यहाँ पर बात हो रही है। ढेर, मंडल, गोंद, घोंद, केले का घोंद की बात हो रही है यहाँ पर, गुच्छा या अंगूर की गुच्छे की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। ये सभी हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और अगला दोस्तों इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों वो संज्ञाएं होती हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्यतः द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तोल वाली वस्तुएं आती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, गेहूँ, चावल, कोयला, घी, तेजा, पेट्रोल आदि। देखिए आपको एक आसान सा और बताता हूँ। देखिए दोस्तों जहाँ भी आपको ठोस पदार्थ दिख जाएगा, ठोस पदार्थ, जहाँ भी आपको द्रव्य पदार्थ दिख जाएगा, जहाँ भी आपको गैसीय पदार्थ दिख जाएगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। जैसे उदाहरण में आपको ठोस पदार्थों में बताऊँ, देखिए ठोस में आप सोना ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, पीतल ले लीजिए, ये आपके दोस्तों ठोस हैं ना। चाहे वो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल कुछ भी हो दोस्तों, जो भी हमारा ठोस होगा वो हमारा द्रव्यवाचक होगा। और द्रव्यवाचक होगा जो भी हमारा क्या ठोस होगा। और
जो भी हमारे द्रव्य पदार्थ होंगे, मतलब जैसे द्रव्य पदार्थ में ले लीजिए आप तेल, पानी, दूध, या आप ले लीजिए इसमें कौन सा घी ले लीजिए, या पेट्रोल, डीजल, आप कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, ये सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे जब जब आपको द्रव्य पदार्थ दिखेगा। और जब जब आपको गैसीय पदार्थ दिखेगा, जो गैसीय में दोस्तों आप ले लीजिए धुआं, या आप ले लीजिए ऑक्सीजन, ये दोस्तों हमारे द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। नोट कर लें आप लोग, जहाँ पे आपको ठोस पदार्थ दिखे, द्रव्य पदार्थ दिखे, या गैसीय पदार्थ दिखे, वो सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के हमारे 3 भेद हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, एक रूढ़ संज्ञा और यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। पढ़ लेते हैं। देखिए, रूढ़ क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न किया जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक मतलब निरर्थक अर्थ न प्रकट करते, उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों आप कमल ले लीजिए, या नाक ले लीजिए, आज, कल, पर आदि ले लीजिए। देखिए, आपको एक उदाहरण दिया है कि कमल शब्द के खंड क, मौल के रूप में कर दिए जाएं तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, अतः कमल हमारा क्या है? रूढ़ शब्द है। वैसे देखिए, आज के आप खंडन नहीं कर सकते हैं, चाहे नाक हो, चाहे कल हो, पर हो। ऐसे शब्द दोस्तों जिसके हम खंडन नहीं कर सकते हैं, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, या रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। अगला हमारा आता है यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा दोस्तों ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हों, ऐसे शब्द जिनके खंड या सार्थक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले हो, उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय, जिसका मतलब संधि विच्छेद हम कर सकते हैं, विद्याधनालय, पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, हिमधनालय, ठीक है। ये हमारे ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके हम 2 खंड कर सकते हैं, वो हमारे यौगिक में आएंगे। अब देखिए, योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ संज्ञा क्या है? देखिए, योग रूढ़ संज्ञा दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो हमें एक अलग ही अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे कि लिखा भी यहाँ पर होगा कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ न प्रकट करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे पंकज हो गया, जलज हो गया, लंबोदर हो गया, चक्रपाणी आदि। जैसे लंबोदर में लगा गया लंबा है, उधर जिसका हम क्या बोलते हैं? गणेश। ठीक। अब देखिए, लिंग और वचन के कारक। देखिए, संज्ञा के विकार तत्व देखिए 3 इसमें होते हैं। एक तो संज्ञा के विकार तत्व 3 होते हैं। एक तो लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले हम दोस्तों आप कल पढ़ेंगे हम लिंग के बारे में बहुत अच्छे से दोस्तों। एक एक छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाता है, जहाँ पर हमारी गलतियाँ होती हैं। ये गलतियाँ दोस्तों अब आपसे नहीं होंगी। चैनल को दोस्तों जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।